साथियों नमस्कार। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के तीसरे सब चैप्टर कारक को देखेंगे। इसमें कारक से संबंधित पूछे गए सवाल जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन्हें हम लोग आज सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर जाती है उस आधार में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है। ऑप्शन है संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक और कारण कारक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी अपादान कारक, क्योंकि कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर जाती है उस आधार में अपादान कारक होता है। अपादान का अर्थ है अलग होना। इस प्रकार जहाँ अलगाव हो वहाँ ध्रुव या स्थिर में अपादान कारक होता है। कारण कारक की भांति अपादान कारक का चिन्ह भी से है, परंतु कारण कारक में से का अर्थ सहायता के अर्थ में लिया जाता है, जबकि अपादान कारक में से का अर्थ अलगाव प्रकट करने के अर्थ में लिया जाता है। उदाहरण के लिए घुड़सवार घोड़े से गिरता है। यहाँ घुड़सवार गिर रहा है किंतु घोड़ा स्थिर है, अतः घोड़े में अपादान कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है उसे कारक कहते हैं। हिंदी में 8 कारक होते हैं। कारक चिन्ह और उसके अर्थ को देखेंगे। कर्ता का चिन्ह ने है, जिसका अर्थ है काम करने वाला। कर्म का को है, यानी जिस पर काम का प्रभाव पड़े। करण का से और द्वारा, यानी जिसके द्वारा कर्ता काम करे। संप्रदान को के लिए, यानी जिसके लिए क्रिया की जाए। अपादान से, यानी जिससे अलगाव हो। संबंध काकी के नानी ने रारी रे, यानी अन्य पदों से संबंध। अधिकरण में और पर, यानी क्रिया का आधार। संबोधन में हे और अरे, यानी किसी को पुकारना या बुलाना। अगला प्रश्न है, मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा। इस वाक्य में टेलीफोन पर किस कारक में प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन है संबंध कारक, अधिकरण कारक, कर्म कारक, करण कारक। तो इसमें सही उत्तर होगा करण कारक, क्योंकि करण क्रिया का साधन या उपकरण है। कर्ता कार्य संपन्न करने के लिए जिस उपकरण या साधन का प्रयोग करता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ। अधिकरण कारक जो क्रिया के आधार पर स्थान, समय, अवसर आदि का बोध कराए, अधिकरण कारक होता है। अधिकरण कारक का चिन्ह में पर होता है, जैसे वह घोड़े पर बैठा है। संबंध कारक जहाँ 2 पदों का पारस्परिक संबंध बताया जाए, जैसे सोहन के साथ गीता बाजार गई, राम श्याम का चाचा है। कर्म कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं, जैसे राम ने श्याम को मारा। अगला प्रश्न है, एक वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन है शिकारी के तीर से बाघ मरा। ऑप्शन बी है हाथी के द्वारा पेड़ ढहा गया। ऑप्शन सी है सत्संग से बुद्धि सुधरती है। और ऑप्शन डी है लड़का बाजार से लौटा। अब यहाँ अपादान कारक का प्रयोग किस में हुआ है? ऑप्शन डी, लड़का बाजार से लौटा, इस वाक्य में अपादान कारक है। अपादान कारक कहाँ होता है? यहाँ संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान का चिन्ह है से, यानी अलगाव की स्थिति। सत्संग से बुद्धि सुधरती, यहाँ करण कारक है। करण कारक तथा अपादान में अंतर है। करण कारक में कारक चिन्ह से साथ के लिए होता है, जबकि अपादान में से जो है वह अलगाव के लिए प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, अपादान कारक के साथ विभक्ति होती है। ऑप्शन है द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी या पंचमी। इसका सही उत्तर होगा पंचमी विभक्ति। अपादान कारक कर्ता अपनी क्रिया द्वारा जिससे अलग होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। इस प्रकार संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाए वह अपादान कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह से है। करण कारक का भी चिन्ह से होता है, लेकिन वहाँ इसका मतलब साधन या सहायता के अर्थ में लिया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए है लड़का दर्द के मारे छटपटाता रहा। ऑप्शन बी है भोजन के निमित्त पधारिए। ऑप्शन सी है सिंह वन में या गुफा में रहते हैं। ऑप्शन डी है सरकार गरीबों के वास्ते कई योजनाएं चला रही है। इसमें सही उत्तर होगा करण कारक की विभक्ति चिन्ह के प्रयोग का, कि लड़का दर्द के मारे छटपटाता रहा। इस वाक्य में करण कारक का विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, जबकि भोजन के निमित्त पधारिए में संबंध कारक है।
सिंह वन में या गुफा में रहते हैं, यह अधिकरण कारक का प्रयोग है। सरकार गरीबों के वास्ते कई योजनाएं चला रही है, इसमें संप्रदान कारक है। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो इसमें ऑप्शन ए जिसमें है कि पैरों से चलना यात्रा, प्राणों से चलना जीवन, समुदाय से चलना समाज तथा देश और काल से चलना इतिहास कहलाता है। यहाँ पर करण कारक का प्रयोग हुआ है। करण कारक कहाँ होता है? कर्ता जिसकी सहायता से कुछ कार्य करता है उसे करण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति से है। करण का शाब्दिक अर्थ है सहायक या साधन, जबकि अपादान कारक संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसमें किसी वस्तु का अलग होना पाया जाए उसे अपादान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह से है। अपादान का शाब्दिक अर्थ है अलगाव की प्राप्ति। अगला प्रश्न है, मानक हिंदी व्याकरण में कारक वह व्याकरण कोटि है जो ऑप्शन डी इसमें सही होगा, संज्ञा अथवा सर्वनाम पद का क्रियापद से संबंध व्यक्त करती है। यूपीपीएससी डिग्री कॉलेज एग्जाम में 2008 में यह प्रश्न पूछा गया था, जो कि मानक हिंदी व्याकरण में कारक वह व्याकरण कोटि है जो संज्ञा अथवा सर्वनाम पद का क्रियापद से संबंध व्यक्त करती है। हिंदी में कारक 8 प्रकार के हैं तथा उनके परसर्ग चिन्ह इस प्रकार हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए या को अपादान से, संबंध का के की रारे री, अधिकरण में पय पर, संबोधन हे भो अरे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से अपादान परसर्ग से युक्त वाक्य है। इसमें राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया, यह अपादान परसर्ग से युक्त वाक्य है, जो कि यूपीपीएससी जीआईसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा में यह सवाल पूछा गया था। अगला प्रश्न है, रामू घर से निकला। इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? तो इसमें घर से में अपादान कारक है, क्योंकि यह अलगाव इसमें व्यक्त हो रहा है। अगला प्रश्न है, सह हस्तेन खादत में कौन सा कारक है? तो इसमें कर्ण कारक है। साधकतम कारणम सूत्र से साधन के लिए कारण कारक का प्रयोग होता है। यहाँ हस्त साधन का कार्य कर रहा है, अतः यहाँ तृतीया विभक्ति या कर्ण कारक होगा। अगला प्रश्न है, कविता का मर्म में कौन सी विभक्ति है? तो इसमें षष्ठी विभक्ति है। षष्ठी विभक्ति के चिन्ह है काके की रारेरी। अगला प्रश्न है, अशोक ने पत्र पढ़ा। इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो अशोक ने पत्र पढ़ा इस वाक्य में कर्ता कारक है। अगला प्रश्न है, कारकों को विभक्तियों के साथ जोड़ना है, तो कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, अधिकरण में पर। अगला प्रश्न है, मैंने पत्र लिखा। वाक्य में पत्र कौन सा कारक है? तो इसमें पत्र कर्म कारक है। जब क्रिया के साथ क्या जोड़कर प्रश्न किया जाए और कुछ उत्तर प्राप्त हो तो कर्म कारक होगा। कर्म कारक का चिन्ह को है, जबकि कर्ता का चिन्ह ने, करण का से तथा संबंध का चिन्ह काके की रारेरी नाने नी है। अगला प्रश्न है, तोता डाली पर बैठा। इस वाक्य में कौन सा कारक है? इसमें अधिकरण कारक है। जब किसी का आधार प्रकट करना हो अधिकरण कारक का प्रयोग किया जाता है। इसका कारक चिन्ह में पर होता है। करण कारक से के द्वारा साधन के लिए, संबंध कारक काके की रारेरी संबंध प्रकट करने के लिए तथा अपादान से अलग होने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा। इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है? तो इसमें पुत्र जो है पद वह कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है। अगला प्रश्न है, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? तो आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में 6 कारक हैं। वासुदेव नंदन प्रसाद ने कारक के 8 भेद माने। अगला प्रश्न है, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? तो इसमें अपादान कारक है। अगला प्रश्न है, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कारक कहते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे कारक कहते हैं। को किस कारक की विभक्ति है? निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यह को जो है वह कर्म कारक की विभक्ति है, जबकि काके की और रारेरी संबंध कारक की विभक्ति है। वहीं से अपादान कारक की विभक्ति है, ने कर्ता कारक की विभक्ति है। अगला प्रश्न देखते हैं, रेखांकित पद का कारक पहचान कर सही विकल्प चुनिए। उसने अपने मित्र को 2 पुस्तकें दी। तो इसमें मित्र को में कौन सा कारक होगा? तो यहाँ पर संप्रदान कारक है। जहाँ पर किसी को कुछ दिया जाता है वहाँ को विभक्ति संप्रदान का प्रयोग होता है, तो इस वाक्य में संप्रदान कारक है। अगला प्रश्न है, उसने टेढ़ी चाल चली। वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें कर्ता कारक है। कर्ता कारक का चिन्ह ने है। काकी के रारी रे संबंध कारक का चिन्ह है, जबकि को कर्म कारक का चिन्ह है तथा में पर अधिकरण का चिन्ह या परसर्ग है। ने किस कारक की विभक्ति है? सही विकल्प चुनिए। तो ने कर्ता कारक की विभक्ति है। अन्य देख लें कारक और विभक्ति फिर से। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदाय
को लिए अपादान से संबंध काके की रारेरी अधिकरण में पर संबोधन हे अरे अहो। अगला प्रश्न है मेरी लड़की कौन है, वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें संबंध कारक है। संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह है काकी के रारी रे। कारक के भेद होते हैं तो कारक के 8 भेद होते हैं, कुछ लोग 6 मानते हैं, कुछ 8 मानते हैं। अगला प्रश्न है संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? तो संज्ञाओं के साथ आने वाली 2 तरह की विभक्तियाँ होती हैं, विश्लिष्ट और संश्लिष्ट। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियाँ विश्लिष्ट होती हैं अर्थात पृथक रहती हैं, जैसे श्याम ने वृक्ष पर, लड़कों को, लड़कियों के लिए आदमी विभक्तिवाची शब्द संज्ञा से अलग है। जबकि सर्वनाम के साथ आने वाली विभक्ति संश्लिष्ट होती है। संश्लिष्ट का अर्थ है किसी या किसी में मिला हुआ या युक्त। अगला प्रश्न है उसने उसे छल से पराजित किया में छल से में कौन सा कारक है? तो यहाँ पर करण कारक है। अगला प्रश्न है वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें संबंध कारक है, क्योंकि कार और व्यक्ति के बीच संबंध है। अगला प्रश्न है उससे अच्छे तो आप है में कौन सा कारक है? तो यहाँ पर अपादान कारक है। क्योंकि जब 2 व्यक्तियों में तुलना की जाती है तो वहाँ पंचमी विभक्ति होती है, परंतु जब बहुत से व्यक्तियों में किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाता है तो वहाँ सप्तमी विभक्ति होती है, जैसे कवि कालिदास श्रेष्ठ है, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। अगला प्रश्न है कर्म कारक की विभक्ति है, तो इसका सही उत्तर होगा कर्म कारक की विभक्ति को है, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए। बहुत पहले से ये चीज़ें व्याकरण में पढ़ाई जाती हैं और आप सब लोग कारक और उसकी विभक्ति चिन्हों को जानते ही हैं। करण कारक किस वाक्य में है? ऑप्शन है राम को फूल दो, वह कलम से लिखता है, वह यह राम की पुस्तक है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वह कलम से लिखता है, यहाँ पर करण कारक होगा। अगला प्रश्न है अपादान कारक किस वाक्य में है? तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ अपादान कारक हो जाएगा, क्योंकि वृक्ष से पत्ते क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं, अलगाव की स्थिति बन रही। अगला प्रश्न है क्रिया का आधार सूचित करने वाले कारक होते हैं, तो क्रिया का आधार सूचित करने वाले कारक अधिकरण कारक होते हैं। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में से कौन सा कारक है? तो यहाँ अपादान कारक है। अगला प्रश्न, अगला अब सब चैप्टर देखते हैं लिंग। अब इससे संबंधित जो सवाल विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो भी देख लेते हैं। लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है इसमें। ऑप्शन ए है चाय फीका है, ऑप्शन बी है दही खट्टा है, ऑप्शन सी है चांदी सोने से कम महंगा है, ऑप्शन डी है मिसरी मीठा है। तो इसमें एक वाक्य जो शुद्ध है वह है दही खट्टा है। सॉरी, क्योंकि दही पुल्लिंग शब्द है। कुछ शब्द स्त्रीलिंग तो दिखते हैं परंतु वास्तव में पुल्लिंग होते हैं, जैसे दही, पानी, घी, हाथी, गुस्सा, मजा आदि। चाय फीका है, वाक्य शुद्ध है क्योंकि चाय स्त्रीलिंग शब्द है, अतः शुद्ध वाक्य होगा चाय फीकी है। मिश्री मीठी होती है, शुद्ध वाक्य। चांदी स्त्रीलिंग तथा सोना पुल्लिंग होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसमें शराब जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि अन्य जो शब्द दिए गए हैं जवाब, गुलाब, हिसाब, ये सब पुल्लिंग शब्द के उदाहरण हैं। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? तो सेतु शब्द जो है स्त्रीलिंग नहीं है। उकारांत संज्ञाएं जैसे वायु, रेणु, रज्जु, आयु, मृत्यु इत्यादि सदैव स्त्रीलिंग होती हैं। इस प्रकार संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु की स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, किंतु कुछ उकारांत संज्ञाएं इसका अपवाद स्वरूप प्रस्तुत करती हैं, जैसे सेतु, मधु, अश्रु, तालु, मेरु आदि। यह उकारांत संज्ञा शब्द होने के बाद भी पुल्लिंग जाति का बोध कराते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी में लिंग होते हैं, 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न देखते हैं। गठरी शब्द है, तो यह स्त्रीलिंग शब्द है, इसका पुल्लिंग रूप गट्ठर होगा। अगला प्रश्न है इनमें कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन है डिबिया, दात्री, खटमल, जीप। तो इसमें खटमल जो है वह पुल्लिंग शब्द है। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो आशा शब्द जो है वह स्त्रीलिंग है, जबकि प्रश्न, सुख, मुख याद आदि जो है पुल्लिंग शब्द है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? अध्याय, सुंदरता, घटना, नम्रता। तो इसमें अध्याय शब्द जो है वो पुल्लिंग है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसमें इच्छा जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि सौभाग्य, मस्तक और नृत्य जो है पुल्लिंग शब्द है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन है ग्रंथ, क्रोध, अभिलाषा, लोभ। तो अभिलाषा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि ग्रंथ, क्रोध एवं लोभ पुल्लिंग शब्द है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसमें ताला शब्द जो है वो पुल्लिंग है, जबकि बेल, माला, शैया स्त्रीलिंग शब्द है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन है पुस्तक, मुनि, घर, चाकू। तो इसमें पुस्तक जो है स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन है घुन, अक्कल, दुम, घुन। इसमें घुन जो है वो पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन कीजिए। ऑप्शन है रात, सांस, मूर्खता, मोती। इसमें मोती शब्द पुल्लिंग है, जबकि रात, सांस, मूर्खता तीनों स्त्रीलिंग शब्द हैं। अगला प्रश्न है ऊँट शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। ऊँट शब्द का स्त्रीलिंग जो है ऊँटनी है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए।
ऑप्शन है धुआं, संध्या, भत्ता, धावा। तो इसमें संध्या जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न है, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ऑप्शन है दया, निर्धनता, बुढ़ापा, दुर्घटना। तो इसमें बुढ़ापा शब्द जो है वह पुल्लिंग है। निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन है सूची पत्र, किताब, गंगा, संसद। इसमें सूची पत्र जो शब्द है वो पुल्लिंग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ऑप्शन है पानी, मानी, कहानी, रानी। इसमें पानी पुल्लिंग शब्द है, जैसे पानी ठंडा है। इसके अतिरिक्त कहानी, रानी और मानी जो है स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ऑप्शन है मजा, सजा, कजा, रजा। तो इसमें मजा जो है वो पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन है चना, अरहर, बाजरा, उड़द। इसमें जो सही उत्तर होगा वो है अरहर। अरहर स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं, किंतु ज्वार, अरहर, मकई, मूंग आदि इसके अपवाद और स्त्रीलिंग शब्द हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन है आय, व्यय, नहर, लहर। तो इसमें व्यय शब्द पुल्लिंग है। व्यय शब्द पुल्लिंग है। हिंदी भाषा में लिंगों की संख्या 2 है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ऑप्शन है झुरमुट, अंत्येष्टि, इच्छा, निराला। तो निराला जो है वो पुल्लिंग शब्द है, जबकि इच्छा, झुरमुट तथा अंत्येष्टि स्त्रीलिंग शब्द है। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन है सरसों, मकई, सारस, मूंग। इसमें सारस जो है पुल्लिंग शब्द है, जबकि सरसों, मकई तथा मूंग स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है। ऑप्शन है रत्न, मोती, नकल, बचपन। तो नकल जो है वह स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग नहीं है। इसके अलावा रत्न, बचपन तथा मोती पुल्लिंग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? ऑप्शन है चाचा, बहन, कोयल, भैंसा। तो इसमें कोयल का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है, जबकि चाचा का चाची, भैंस का भैंस, भैंसा का भैंस, भाई का बहन, कोयल का कोयल ही होता है, उसका कोई अलग से नहीं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ऑप्शन है सुबह, दोपहर, सांझ, दिन। तो दिन जो है वो स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, बल्कि पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न है, कवि का स्त्रीलिंग है? तो कवि का स्त्रीलिंग कवित्री होता है। अगला प्रश्न है, ऋषि का स्त्रीलिंग? तो ऋषि का स्त्रीलिंग ऋषिका होगा, ऋषिणी, ऋषि पत्नी या ऋषि नहीं होगा। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? तो लिंग की दृष्टि से दही पुल्लिंग शब्द है। क्योंकि संस्कृत में ये ध्यान रखने वाली बात है, संस्कृत में 3 लिंग थे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, लेकिन हिंदी में सिर्फ 2 लिंग हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हिंदी में दही, मोती, पानी आदि जड़ जो द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं वो सदैव पुल्लिंग में लिखी जाती हैं। निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग है? उत्साह, चक्रव्यूह, मृत्यु, संकल्प। इसमें मृत्यु जो है वो स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न है, क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है? तो आज्ञार्थक रूप में जो है, क्रिया के आज्ञार्थक रूप में कर्ता के अनुसार लिंग का परिवर्तन नहीं होता है। अगला प्रश्न है, ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग होगा ठकुरानी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में नपुंसक लिंग का चयन कीजिए। ऑप्शन है स्त्री, दारा, कलत्र, पत्नी। तो इसमें कलत्र जो है नपुंसक लिंग शब्द है, जबकि दारा पुल्लिंग तथा स्त्री और पत्नी स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन कीजिए। ऑप्शन है हवा, कोयल, दारा, शिक्षा। इसमें सही उत्तर होगा दारा पुल्लिंग शब्द है, जबकि हवा, कोयल, शिक्षा आदि स्त्रीलिंग शब्द हैं। अगला प्रश्न है, अप्राणिवाचक शब्दों के लिंग निर्णय का आधार है? तो यह लिंग निर्णय का आधार उनके साथ प्रयुक्त क्रिया और उनके साथ प्रयुक्त विशेषण से होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? ऑप्शन है बनावट, छाता, सूर्य, अमरूद। तो इसमें बनावट शब्द पुल्लिंग नहीं बल्कि स्त्रीलिंग शब्द है, क्योंकि जैसे दरवाजे की बनावट अच्छी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से ईकारांत संज्ञा नहीं है? नदी, टोपी, उदासी, पहिया। तो इसमें पहिया जो है वह ईकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन है हाथी, मोती, पानी, नकेल। नकेल शब्द स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन है लगन, मीमांसा, आहट, माधुर्य। इसमें माधुर्य जो है वह पुल्लिंग है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग है। ऑप्शन है दूध, मक्खन, मट्ठा, छाछ। इसमें छाछ शब्द जो है वह स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन है टकसाल, दाग, घर, खीरा। इसमें टकसाल जो है वह स्त्रीलिंग शब्द है। निम्नलिखित युग्मों में से एक लिंग की दृष्टि से शुद्ध है। इसमें सुलोचन और सुलोचना जो युग्म है वो लिंग की दृष्टि से शुद्ध युग्म है, जबकि सम्राट का साम्राज्ञी, वीर का वीरांगना और गोप का गोपी होगा। निम्न में कौन कथन सत्य नहीं है? तो इसमें संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं, संस्कृत में जबकि 3 लिंग होते हैं, तो यह कथन सत्य नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में एक स्त्रीलिंग है। ऑप्शन है डोर, रस्सा, धागा, सूत। तो डोर स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि रस्सा, सूत, धागा आदि पुल्लिंग शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से एक पुल्लिंग है। ऑप्शन है चाय, शिकंजी, लस्सी, दही। तो इसमें दही जो है पुल्लिंग शब्द है, जबकि चाय, शिकंजी, लस्सी आदि स्त्रीलिंग शब्द है।
दिए गए विकल्पों में से ज्ञानवती का पुल्लिंग शब्द छांटिए। तो ज्ञानवती का जो पुल्लिंग शब्द होगा वो होगा ज्ञानवान। अगला प्रश्न देखते हैं। युवा शब्द का लिंग परिवर्तन करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में सही शब्द छांटिए। तो युवा का जो शब्द का लिंग परिवर्तन करेंगे तो युवती होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है पक्षी, बाज, मकड़ी, गेंडा। इसमें मकड़ी शब्द जो है वो सदैव स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होता है। कुछ प्राणीवाचक शब्द सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं, जैसे तितली, दीमक, मकड़ी, मक्खी, मैना, मछली, गिलहरी इत्यादि। तो आज हम लोग कारक और लिंग से संबंधित जो व्याकरण से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षाओं में, खास करके टीजीटी में, पीजीटी में, यूजीसी नेट में या अन्य जो हिंदी की परीक्षाएं हैं, उनको हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के जो सब चैप्टर्स हैं, वचन आदि, वहाँ से के प्रश्नों को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।